हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आप सभी का स्वागत। आज हम फिजिक्स के जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दो चार्जेस से बना हुआ स्मॉल लेंथ का सिस्टम होता है, यानी इसके दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं। यहां पर हम इस डाइपोल की लेंथ को 2l कंसीडर कर रहे हैं और इसके इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस q और माइनस q हैं। ऐसे किसी भी डाइपोल जिसके चार्जेस q और माइनस q और लेंथ 2l हो, उसका डाइपोल मोमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है q इंटू 2l वेक्टर से शो किया जाता है। यहां पर ध्यान रहे l वेक्टर को माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की डायरेक्शन में कंसीडर किया गया है। सो L वेक्टर माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की डायरेक्शन में कंसीडर किया जा रहा है, तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वेक्टर q इंटू 2l वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें इस डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर r वेक्टर डिस्टेंस वाले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इससे पहले एक क्लिप में हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैलकुलेट करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की हेल्प से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व किया था। आज हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से r वेक्टर डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें प्लस q और माइनस q का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करके इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा एक बार देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट will be the sum of electric field due to plus ion and electric field due to plus charge and minus charge. Sorry, electric field due to plus charge and electric field due to minus charge. So P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को सम करना है। नाउ अगर हम प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर लिखें तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन दिस डिस्टेंस इज r in magnitude and this part is L, so this distance will be r minus L। प्लस चार्ज से P पॉइंट तक की डिस्टेंस r माइनस L होगी, so q अपॉन r माइनस L स्क्वायर। एंड हम इसे चाहे तो L कैप लिख सकते हैं या r कैप भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन इस केस में सेम है। So E axial is 1 by E axial will be the sum of E plus and E minus। E plus is this one और E माइनस की वैल्यू हो जाएगी माइनस चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन r प्लस l होल स्क्वायर इनटू l कैप। अब यहां पर दो बातें हैं, अगर आप माइनस q लिख चुके हैं तो फिर l वेक्टर ही लिखना होगा, लेकिन आप अगर डायरेक्शन में साइन को शो करते तो आप q विद माइनस l वेक्टर भी लिख सकते हैं। यानी कि आप q को मैग्नीट्यूड मान रहे हैं और ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की इनवर्ड लाइन डेवलप करता है, तो आप माइनस एल वेक्टर लिख के q प्लस भी ले सकते हैं। अब अगर इसे सॉल्व करें हम तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1 बाय r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 बाय r प्लस एल स्क्वायर। एल कैप को दोनों वेक्टर से कॉमन ले लिया गया है और ये माइनस साइन प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बन गया है। थोड़ा और सॉल्व करने पर ये बन जाएगा E एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो ये बन जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ देखें, ये a माइनस b है, ये a प्लस b है, तो a माइनस बी a प्लस बी अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर दोनों में है, इसीलिए फाइनली इस पे होल स्क्वायर लगाया। अब अगर एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करें तो इस टर्म से इसे डिवाइड करने पर ये टर्म बनेगा, तो दिस इंटू 1 इक्वल टू r प्लस एल स्क्वायर माइनस इससे डिवाइड इससे इसको डिवाइड करने पर ये बचेगा एंड दिस इंटू 1 इज r माइनस एल होल स्क्वायर। और फिर सॉल्व करने पर ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q
एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसकी वैल्यू होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसकी वैल्यू होगी। तो आप देख पा रहे होंगे माइनस साइन के कारण इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहां से 2rl बचेगा और यहां से भी माइनस 2rl जो कि माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। सो फाइनली ये बन जाएगा 4rl डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर एंड वेक्टर इज एल कैप। सो इसे सॉल्व करने पर एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। इस लाइन पे जरा ध्यान दें, r प्लस एल होल स्क्वायर बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl और r माइनस एल होल स्क्वायर बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl और माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फर्स्ट टू टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और थर्ड टर्म ऐड होके ये बन जाएगा। अब यहां पर अगर मैं एक q और इस 4 के दो फैक्टर बना दूं 2 and 2 तो एक q 2 और l डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और अगर उसे मैं l कैप भी दे दूं तो विद डायरेक्शन हम उसे p वेक्टर कह पाएंगे। तो ये तीन टर्म और इस डायरेक्शन को p डाइपोल मोमेंट वेक्टर से कन्वर्ट करने के बाद ये बन जाएगा E एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q and this the remaining terms are 2 and r divided by r square minus l square whole square और ये Q ये 2 ये L और L कैप मिलके बन गया P वेक्टर। सो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी डाइपोल के कारण इतनी होती है। अब यहां ध्यान दें क्योंकि इस फॉर्मूले को बनाते समय हमने किसी भी तरीके का कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है तो इस फॉर्मूले को आप R और L की किसी भी वैल्यू पर अप्लाई कर पाएंगे। यही डिफरेंस है जो इससे एक क्लिप हमने और तैयार की है जिसमें हमने L को R के सामने अप्रोक्सीमेट मान के इग्नोरेबल मान करके इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यहां पर हम R और L के वैल्यूज में कोई रिलेटिव कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का आउटकम मिला है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो एक डाइपोल अपने एक्सियल पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन डेवलप करता है यानी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस से प्लस चार्ज के अलोंग होता है और यही डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का भी होता है यानी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। तो जिस क्वेश्चन में L और R की वैल्यू आपको लगता है कि L की वैल्यू R के रिलेटिवली इग्नोरेबल नहीं है वहां पर आप इस फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे किसी भी सवाल में जहां R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी गई है और L की मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर दी गई है तो आप L को R के कंपैरेटिवली एक इग्नोरेबल वैल्यू पर नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक सुपर केस इसका बनाते हैं कि अगर इस R के कंपैरेटिवली L की वैल्यू बहुत लो है, ये अप्रोक्सीमेशन भी बनाएंगे साथ में कि अगर R L से बहुत बहुत ज्यादा होता, लेकिन यहां ध्यान रहे कि जो अप्रोक्सीमेशन बना रहे हैं केवल उसी अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स को अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकेगा। यानी अब जो फॉर्मूला बनेगा उससे केवल उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है जिनमें L की वैल्यू R के कंपैरेटिवली इग्नोरेबल दी हो। सो अगर R के कंपैरेटिवली L की वैल्यू इग्नोरेबल है तो इस फॉर्मूले में L स्क्वायर को R स्क्वायर के सामने नेग्लेक्ट किया जा सकता है और ऐसा करने पर E एक्सियल का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक यहां पर मैं ये Q रिमूव कर दूं, मैंने ये Q यहां पर नहीं लिखना था क्योंकि मैं Q2 L और L यूनिट वेक्टर को मिला के P वेक्टर पहले ही बना चुका हूं। सो E एक्सियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R अपॉन R की पावर 4 इंटू P वेक्टर बन जाएगा। इसके बाद आप एक R को कैंसिल करके इसका फाइनल फॉर्मूला बना सकते हैं E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/R क्यूब इंटू P वेक्टर। सो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला केवल उन प्रॉब्लम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पर L इग्नोरेबली स्मॉल हो R के कंपैरेटिवली। अगर L और R की वैल्यू एक दूसरे के रिलेटिवली करस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब L और R में इग्नोरेबल होने का रिलेशन नहीं फॉलो हो पा रहा है, तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। उन कंडीशंस में ये फॉर्मूला आपको गलत आंसर देगा क्योंकि ये फॉर्मूला इस कंडीशन के साथ डिराइव किया गया है।
So E axial is 1/4 pi epsilon naught 2p vector upon r cube। डायरेक्शन भी p वेक्टर से शो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस कंडीशन में। सो किसी डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर अप्रोक्सीमेट स्मॉल डाइपोल के लिए जो अप्रोक्सीमेट फार्मूला है वो ये है, और एक्यूरेट फार्मूला एक्सियल पॉइंट पर ये है। दूसरी बात पे आते हैं कि अगर हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अगर वो पॉइंट एक्सियल ना होके इक्वेटोरियल होता, अगर वो पॉइंट एक्सिस पे नहीं लाई करता और दोनों चार्जेस को ज्वाइन कराने वाली लाइन यानी डाइपोल मोमेंट की वेक्टर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कहीं पर होता, अगर पॉइंट P डाइपोल मोमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर में कहीं पर होता, तो ऐसी पोजीशन में हम उसे इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार वो डिस्कस करते हैं। तो सिचुएशन बिल्कुल सेम है, देखिए बस r डिस्टेंस अभी भी सेंटर से ही मेजर कर रहे हैं p तक, इस वेक्टर को हम r वेक्टर लिख लेते हैं। l वेक्टर पहले की तरह -q से +q की डायरेक्शन में है, डाइपोल का लेंथ अभी भी 2l है, दोनों चार्जेस -q +q। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें पिछली बार की तरह जब हमने एक्सियल किया था उस बार की ही तरह +q और -q का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा p पे, और फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली नेट रिजल्ट निकालने के लिए मतलब समेशन अप्लाई करना होगा, वेक्टोरियल समेशन। सो 1 बाय 1 हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। +q चार्ज के कारण p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस कैपिटल R है मैग्नीट्यूड में केवल, और ये डिस्टेंस भी कैपिटल R है, दोनों ही कैपिटल R है। और इन वेक्टर का डायरेक्शन शो करने के लिए हम इन दोनों पॉइंट को नेमिंग दे देते हैं। सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब जो +q चार्ज यहां पर प्लेस्ड है वो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E प्लस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन फ्रॉम +q चार्ज टू आउटवर्ड। तो A से P के अलोंग होगा, मैं इसे AP वेक्टर कह के शो कर रहा हूं। अब क्योंकि मैंने AP वेक्टर कह के इसे शो किया है तो मैं r स्क्वायर को r क्यूब से कन्वर्ट कर रहा हूं। यहां पर ध्यान दें, अगर आपने AP कैप लिखा होता, यूनिट वेक्टर लिखा होता तो स्क्वायर ठीक था, लेकिन अगर आप ऊपर AP वेक्टर यूज कर रहे हैं इसका मतलब आप लेंथ का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो r क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज जो कि अपने डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसने आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था P पे, और -q इनवर्ड बनाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड होगा E माइनस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r cube, magnitude is same and direction is p to b, it is pb vector। तो यहां भी हमने pb वेक्टर यूज किया है इसीलिए r क्यूब यूज कर रहे हैं। सो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा इन दोनों के कारण वो हो जाएगा E at equatorial point is equal to sum of due to positive and sum and due to negative। तो अगर आप दोनों चार्जेस का +q और -q का इलेक्ट्रिक फील्ड P पर कैलकुलेट कर लें तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं इसमें E प्लस और E माइनस की वैल्यू पुट करूं तो आइए देखते हैं क्या बन जाएगा। जब हम इस फॉर्मूले में E प्लस और E माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r cube AP वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r cube PB वेक्टर। तो हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सम कर दी है, तो इक्विवेलेंट इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके सामने है। जो टर्म्स कॉमन है अगर मैं उनको बाहर निकाल दूं समेशन से और केवल वेक्टर्स को रहने दूं अंदर, तो ये नेक्स्ट लाइन में कुछ ऐसा बन जाएगा। और जैसा आप देख पा रहे हैं डायग्राम से कि अगर AP वेक्टर को PB वेक्टर में सम किया जाए बाय ट्रायंगल लॉ तो AP वेक्टर प्लस PB वेक्टर AB वेक्टर होना चाहिए। तो हम इस AP प्लस PB वेक्टर को AB वेक्टर कह सकते हैं। अब अगर मैं इसे AB वेक्टर लिखूं तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r cube into AB
वेक्टर। अब यहां क्लियर है कि ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में 2l के बराबर है और इसका डायरेक्शन l के यूनिट वेक्टर के अपोजिट है। तो l के यूनिट वेक्टर के अपोजिट होने के कारण मैं इसे अब लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r क्यूब इंटू 2l माइनस l कैप। एक बार फिर ध्यान दें, ए से बी को ज्वाइन कराने वाली लाइन प्लस से माइनस चार्ज की तरफ है, जबकि एल वेक्टर का डायरेक्शन माइनस से प्लस कंसीडर किया गया है, तो मैं इसे माइनस एल कैप लिख रहा हूं। तो अब अगर मैं इसमें पिछली बार की तरह डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यूज करूं तो Q2L और ये L कैप मिल करके P वेक्टर से कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और ऐसा करने के बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम ये चेंजेस उसमें अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट होके बन जाएगा E at equatorial point is equal to 1/4 pi epsilon naught P vector with negative sign divided by R cube। अब अगर R के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो R और L के बीच में पाइथागोरस से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो हम इस R कैपिटल को R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट कह सकते हैं, और इस पे क्यूब लगा है तो अंडर रूट की 3 पावर ये बन जाएगा 3/2 पावर। सो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस p वेक्टर के इक्विवेलेंट है। यानी एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में दिखाई देता है कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ है, जबकि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ है। इस बार हमारा आंसर माइनस p वेक्टर में आया है, जबकि पिछली बार ये आंसर प्लस p वेक्टर में आया था। एक बात और मैं फिर वही कहूंगा कि अगर r की लेंथ और l की लेंथ कंपैरेटिव है, दोनों के बीच में कोई भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल नहीं है, तो ऐसे नॉर्मल केसेस को सॉल्व करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपके लिए बनाया है। अगर कभी प्रॉब्लम पूछी जाती है जिसमें r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और इस डाइपोल का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो इन कंडीशंस में आप r के कंपैरेटिवली l को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर डाइपोल स्मॉल है लेंथ में और हम एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो वो क्या बन जाएगा। देखिए, एक्सियल वाला फॉर्मूला अभी भी बोर्ड पे है। अब इक्वेटोरियल वाला अप्रोक्सीमेटली, अगर इफ r इज मच मच ग्रेटर देन l, देन इसका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ये l स्क्वायर को इग्नोर करने पर ये r की पावर 3 बन जाएगा एंड माइनस p वेक्टर। सो इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम एक छोटे डाइपोल के लिए फॉर्मूला निकालें तो फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा। तो ये फॉर्मूला इक्वेटोरियल पॉइंट्स के लिए निकल रहा है, ये फॉर्मूला एक्सियल पॉइंट्स के लिए निकल रहा है। ये फॉर्मूला इक्वेटोरियल का नॉर्मल फॉर्मूला है जिसे आप किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई किया जा सकता है जब डाइपोल r वेक्टर के रिस्पेक्टिवली स्मॉल लेंथ का हो। यानी r की वैल्यू अगर l के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, r की वैल्यू के सामने l की वैल्यू इग्नोरेबल है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। सो ये इक्वेटोरियल केस के लिए फॉर्मूला है छोटे डाइपोल का, ये एक्सियल केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है छोटे डाइपोल के लिए, और ये फॉर्मूला इक्वेटोरियल केस में एक ऐसे डाइपोल के लिए है जिसका लेंथ r के कंपैरेटिवली इग्नोरेबल नहीं है। ऐसा ही फॉर्मूला एक्सियल केस के लिए जो लिखा था स्क्रीन पे वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू p वेक्टर, जो कि मैंने अब रब कर दिया है हम बोर्ड से। सो ये नॉर्मल फॉर्मूले हैं और ये दोनों अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले हैं। अब देखिए, अगर हम इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर, इस डाइपोल के कारण किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहें, और आर्बिट्रेरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते समय माना हमें ये दो फॉर्मूला, चूंकि अब हम ड्राइव कर चुके हैं तो ये दोनों अब हमें पता है। हमें मालूम है कि कोई डाइपोल अपने एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, और हमें यह भी पता है कि कोई डाइपोल इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतने मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन में बनाता है। तो अगर हम इन दोनों फैक्ट्स को यूज करके एक डाइपोल के कारण किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, मान लीजिए ये डाइपोल है जिसका लेंथ 2l है और इसके चार्जेस प्लस q और माइनस q हैं,
और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट P पर, और आप ये दोनों फॉर्मूले जानते हैं, आपको ये दोनों फॉर्मूले मालूम है, और आप इस रिजल्ट को मान लीजिए एक स्मॉल लेंथ के डाइपोल के लिए ड्राइव कर रहे हैं। माना आप एक स्मॉल लेंथ के डाइपोल के लिए इस केस को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार के फॉर्मूले नॉर्मल लेंथ के डाइपोल के लिए बने हैं, एक ये और एक इससे पहले जो स्क्रीन पे था, वो काफी कमरसम है, और उस कंडीशन में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर इसे सॉल्व करना बहुत कैलकुलेटिव है, डिफिकल्ट है। इसलिए जब कभी इस प्रॉब्लम को रेज किया जाता है या कोई एग्जाम इस पर क्वेरी करता है, तो वो हमेशा स्मॉल डाइपोल के लिए डिस्कशन करता है, ताकि वो थोड़ा कैलकुलेटिव बने और उसका आंसर निकाला जा सके। सो मान लीजिए ये एक स्मॉल डाइपोल है, और आपको इस डाइपोल के सेंटर से r वेक्टर डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक बात और समझते हैं, मान लीजिए इस डाइपोल की डायरेक्शन में वेक्टर L वेक्टर डिफाइन है, ये हमने खुद डिफाइन कर लिया है, जो कि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज के अलोंग है। O पॉइंट से P पॉइंट तक के डिस्टेंस वेक्टर को हमने r वेक्टर बोला है, और मान लेते हैं कि इस डाइपोल के डाइपोल मूवमेंट को हम P वेक्टर से शो कर रहे हैं, और हमें एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करना है जिसको हम P वेक्टर, L वेक्टर और R वेक्टर की हेल्प से बनाएं। तो इन दोनों फॉर्मूलों को जानते हुए अगर मुझे इस डाइपोल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं इसके डाइपोल मूवमेंट को, यानी इस डाइपोल के, चूंकि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाना चाहूंगा। इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट एक डाइपोल का P है, जो कि स्मॉल है। ध्यान दें कि स्मॉल डाइपोल के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट P है, तो उस डाइपोल मूवमेंट P का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा r वेक्टर की डायरेक्शन में, वो हो जाएगा P वेक्टर डॉट r कैप इंटू r वेक्टर। यहां पर ध्यान दें, किसी भी वेक्टर को एक दूसरी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से डॉट करके उस नए वेक्टर की डायरेक्शन देने से उस वेक्टर का प्रोजेक्शन उस डायरेक्शन में मालूम चल जाता है। सो अगर ये वेक्टर P वेक्टर है, अगर डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू इस डायरेक्शन में P वेक्टर है, और हम इस डाइपोल के दो प्रोजेक्टेड डाइपोल बनाना चाहें, तो जो डाइपोल r वेक्टर के अलोंग बनेगा उसका डाइपोल मूवमेंट P वेक्टर डॉट r कैप इंटू r कैप हो जाएगा, और जो डाइपोल उसके परपेंडिकुलर बनेगा, जिसका डायरेक्शन, जिसके लिए माइनस पोल ये और प्लस पोल ये होगा, एक्सियल वाले के लिए माइनस पोल ये प्लस पोल ये होगा, इट मींस वो इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट देगा। और जो दूसरा पार्ट बनेगा, इसके हम P वेक्टर के दो कंपोनेंट बना रहे हैं, तो जो दूसरा पार्ट बनेगा उसका माइनस पोल ये और प्लस ये होगा, तो इस रिमेनिंग का डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा P माइनस P डॉट r कैप इंटू r कैप। तो यहां ध्यान दें कि अगर हम थीटा यूज किए बिना डायरेक्ट वेक्टोरियल वे में वेक्टर डॉट और क्रॉस यूज करके डायरेक्ट बोलना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि अगर इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट P वेक्टर है, तो इसका जो कंपोनेंट R वेक्टर के अलोंग होगा उसका डाइपोल मूवमेंट P डॉट r कैप होगा, और रिमेनिंग P वेक्टर में से जो रिमेनिंग कंपोनेंट बच जाएगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला प्रोजेक्टेड पार्ट होगा। तो अब हमने इस डाइपोल के दो प्रोजेक्टेड पार्ट निकाल लिए, एक R वेक्टर के अलोंग, एक R के परपेंडिकुलर। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि अब बनने वाले दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट एक्सियल बन चुका है P पॉइंट के लिए, और दूसरा कंपोनेंट P पॉइंट के लिए इक्वेटोरियल बन चुका है। तो अब अगर हम जो दो फॉर्मूले हमने प्रूव किए हैं अभी, अगर हम उन्हें यूज करें इस प्रॉब्लम में एक छोटे डाइपोल के लिए, तो इस एक्सियल वाले केस के लिए, इस डाइपोल के लिए, ये वाले डाइपोल प्लस माइनस के लिए, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी E एट एक्सियल पॉइंट, मतलब उस कंपोनेंट के कारण हम निकाल रहे हैं और एक्सियल कह रहे हैं, जो एक्सियल बन चुका है P पॉइंट के लिए। तो इस वाले कंपोनेंट डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r क्यूब इंटू P वेक्टर। नाउ P वेक्टर, अब P वेक्टर का रूल इस केस में जो वेक्टर कर रहा है वो ये है, सो P की जगह हम लिख रहे हैं P डॉट r कैप इंटू r कैप। यहां ध्यान दें ये P वेक्टर डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है, और हमने अपने डाइपोल के दो कंपोनेंट बना लिए हैं, एक कंपोनेंट एक्सियल हो चुका है, एक इक्वेटोरियल। तो मैं ये एक्सियल की वजह से लिख रहा हूं, तो E एक्सियल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r क्यूब इंटू P डॉट r इंटू r।
इसी प्रकार जो ये दूसरा इक्वेटोरियल वाला कंपोनेंट है, अगर हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r³। इसके लिए सेंटर पॉइंट चाहे इसका हो चाहे इस वाले कंपोनेंट का हो, दोनों ही इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे है, ये ध्यान रहे। इसीलिए डिस्टेंस के लिए r³ ही यूज किया जा रहा है। और जो माइनस p वेक्टर है उसकी जगह आ जाएगा माइनस p वेक्टर, और इस वाले केस में p वेक्टर का रोल ये वेक्टर प्ले कर रहा है। सो इट इज माइनस p वेक्टर डॉट r कैप। इसे मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं और इस माइनस के साथ इसे शो कर दिया मैंने। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये उस कंपोनेंट का है जो इक्वेटोरियल परफॉर्म कर रहा है p पॉइंट के लिए, और माइनस साइन मैंने इसीलिए लगाया बाहर से क्योंकि ये फॉर्मूले में ही है। सो एक्सियल कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इतना और इक्वेटोरियल के कारण इतना होगा। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वेक्टोरियली सम करना होगा। तो अगर मैं इन दोनों को वेक्टर सम से जोड़ूं या वेक्टर सम से इनका रिजल्ट निकालना चाहूं तो इस P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r³। ये वो टर्म जो कॉमन थे इन्हें मैंने बाहर ले लिया दोनों वैल्यूज से। अब यहां पर जो बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर वो है p डॉट r कैप एंड 2 ऑल्सो, सॉरी 2 ऑल्सो, ये 2 छूट रहा था, पकड़ लिया मैंने। तो 2p डॉट r कैप, और इस वाले फॉर्मूले से जो बच जाएगा वो है माइनस p वेक्टर माइनस p डॉट r कैप। और चूंकि ये माइनस है तो साइन चेंज कर देता हूं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो इसे मैं माइनस इसे प्लस कर देता हूं ताकि मुझे डबल ब्रैकेट ना लगाने पड़े। तो ये बन गया आपका इतना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे जो टोटल आ जाएगा कंप्लीट डाइपोल के कारण। अब यहां ध्यान दें, डाइपोल एक ही है। कई बच्चे तो सोच रहे होंगे 2 डाइपोल कब आए, तो डाइपोल 2 नहीं है, डाइपोल एक ही है। उस डाइपोल के रिलेटिव ये P पॉइंट ना एक्सियल था ना इक्वेटोरियल था, तो हमने उस डाइपोल को 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, उसके डाइपोल मोमेंट को 2 कंपोनेंट में बांट लिया। हम किसी भी वेक्टर को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। दोनों कंपोनेंट्स को मैंने अलग अलग डाइपोल कंसीडर किया, तो एक डाइपोल के लिए अब ये पॉइंट एक्सियल बन गया और दूसरे डाइपोल के लिए ये इक्वेटोरियल बन गया। तो हमने एक ही डाइपोल को इस तरह 2 पार्ट में ब्रेक किया कि एक डाइपोल के लिए P एक्सियल पॉइंट बन गया और एक के लिए इक्वेटोरियल। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल के फॉर्मूले इससे पहले हम डिराइव कर चुके थे और हम उनका यूज करना चाहते थे, तो उनको यूज करके हम ये रिजल्ट बनाना चाहते हैं। तो अभी तक हमारा रिजल्ट यहां ये आ चुका है। अब फाइनल अगर सॉल्व कर दूं तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r³। It is 2 times this and plus 1 times this. So finally it is 3 times P dot r cap minus P vector. So अगर हम थीटा यूज ना करें और केवल डॉट क्रॉस की लैंग्वेज में बात करें तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है विद डायरेक्शन वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r³, 3p डॉट r कैप माइनस p वेक्टर होती है। अब इस वेक्टर में आप अगर r की वैल्यू डिफरेंट प्लेस करते हैं या p वेक्टर की वैल्यू डिफरेंट प्लेस करते हैं तो आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में एक्सियल और इक्वेटोरियल फॉर्मूले भी इन्वॉल्व है, यानी अगर हम इस एक जनरल फॉर्मूले को स्टडी कर लेते हैं तो इसके अंदर हमको एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों प्रकार के केसेस मिल जाएंगे। सो ये फॉर्मूला उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब आपसे बोला गया हो कि आपको अपना आंसर P वेक्टर R वेक्टर को यूज करके ही बनाना है। इस आंसर में हमने थीटा यूज नहीं किया है और डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके थीटा को बचाए रखने की कोशिश की है। बिना थीटा के आपने अपना आंसर लिखा है। अब अगर आप किसी एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि इसी को रीअरेंज किया जा सकता है। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि अगर एक्सियल पॉइंट पे आप कैलकुलेट करेंगे तो P और R की डायरेक्शन सेम होगी। उस कंडीशन में ये P डॉट R यूनिट वेक्टर सॉल्व होके
P मैग्नीट्यूड बन जाएगा 3P और r कैप इसकी डायरेक्शन शो करेगा, और जो P है P वेक्टर वो बन जाएगा P मैग्नीट्यूड इनटू r डायरेक्शन। क्योंकि समझे बात को कि एक्सियल पॉइंट के लिए P वेक्टर का डायरेक्शन और r का डायरेक्शन पैरेलल हो जाएंगे, तो आप इस P को समझ पाएंगे P मॉड। एक बार मैं बता देता हूं इसको और क्लियरली कि अगर आप एक्सियल पॉइंट को ढूंढना चाहें इस फॉर्मूले से, तो एक्सियल पॉइंट के लिए ये बन जाएगा EP equal to 1 by 4 pi epsilon naught 1 by r cube. This will become 3p mod और एक्सियल होगा तो p और r के बीच में एंगल 0 डिग्री, so 3p mod r cap minus p mod r cap। यहां पर मुझे p mod p cap लिखना चाहिए, बट जैसा मैं लगातार बता रहा हूं कि एक्सियल केस में p वेक्टर का डायरेक्शन और r वेक्टर का डायरेक्शन सेम होते हैं, तो मैंने p यूनिट वेक्टर को r यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर दिया। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक डायरेक्शन में कई यूनिट वेक्टर डिफाइन नहीं किया जाते, हर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर यूनिक होता है। तो अगर p वेक्टर और r वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 3p वेक्टर माइनस p वेक्टर, 3pr वेक्टर माइनस pr वेक्टर, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 2p इंटू r वेक्टर। तो ये फॉर्मूला फाइनली बन जाएगा एक्सियल पॉइंट के लिए E at axial point, E at the point P in axial case equal to 1 by 4 pi epsilon naught 1 by r cube and 2p mod r cap। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल डेवलप करेगा एक्सियल पॉइंट पे, और इसी फॉर्मूले को यूज करके अगर इक्वेटोरियल को सॉल्व करना हो तो समझे कि उस केस में r वेक्टर का डायरेक्शन p वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए अगर r वेक्टर का डायरेक्शन p वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और इस टर्म के जीरो होने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए वो आ जाएगा E at point P equal to 1 by 4 pi epsilon naught 1 by r cube into minus p वेक्टर। यानी कि जो भी इक्वेटोरियल और एक्सियल फॉर्मूले हैं वो दोनों इस फॉर्मूले के अंदर कंटेंटेड है, इस फॉर्मूले में दोनों फॉर्मूले छुपे हुए हैं। तो ऐसे आप एक्सियल और इक्वेटोरियल के फॉर्मूले निकाल करके किसी जनरल पॉइंट का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के एक जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। एक दूसरी क्लिप में हमने एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल के लिए डिफरेंट पॉइंट पर कैलकुलेट किया जा सकता है। थैंक यू।